Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin the third lecture of the Environment and Ecology series. In the first two lectures, there was something like the introduction. The first lecture was entirely about the introduction. हमने क्या होता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका इवोल्यूशन है, ये सब देखा. सेकेंड लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि जो हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का इंफॉर्मेटिव पार्ट पढ़ने जा रहे हैं तो वो किस किस स्तर पे हम पढ़ेंगे. पहले हमने बोला था कि ऑर्गेनिजम्स के स्तर पे पढ़ेंगे, फिर हमने बोला था कि पॉपुलेशन के स्तर पे पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है उस स्तर पे पढ़ेंगे, उसके बाद हमने इकोसिस्टम, बायोम, सब कुछ हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पे हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है कि इन्वायरमेंट जो है कैसे इंपैक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को, किस तरीके से वो प्रभावित होते हैं अपने वातावरण से. अब जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक, दोनों टाइप ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. एबायोटिक मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, राइट, यानी कि लाइट की बात करेंगे, यानी कि हम टेम्परेचर की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, एयर एंड गैसेस की बात करेंगे, सोयल की बात करेंगे. इन सब चीजों का क्या रोल है एक ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन और सर्वाइवल में. उसी तरह से एबायोटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है इनके सर्वाइवल और इनके मतलब होने में. तो ये सारी चीजें हम आज ऑर्गेनिजम्स को उनके इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके हम स्टडी करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है और वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा. तो मेजरली जो टॉपिक्स हमें आज डिस्कस करने हैं वो पहले डिस्कस करने हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स. किसी ऑर्गेनिजम्स को उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करता है, क्या रोल होता है उन फैक्टर्स का. और दूसरा देखेंगे इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस कि कोई ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कैसे अडेप्ट करता है, किस तरह के उसके मैकेनिज्म्स होते हैं, वो ऐसा क्या करता है अडेप्ट होने के लिए अपने इन्वायरमेंट में. क्योंकि कहीं कहीं पे इन्वायरमेंट काफी हार्श होता है, बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा या बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा. आपको पता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे पोलर रीजन्स में भी पाए जाते हैं, हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं, डीप वाटर में भी पाए जाते हैं, सेलाइन कंडीशंस में भी पाए जाते हैं. तो इन डिफरेंट हार्श क्लाइमेटिक एंड फिजिकल फैक्टर्स के बावजूद भी कैसे सर्वाइव करता है प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमको इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस में देखनी है, राइट. तो ये जो है मेजर दो हमारे ये होंगे, आज के टॉपिक होंगे. जस्ट वेट, इसको थोड़ा कम करने दो, अब सही है. तो देखो आज हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे हमारे स्टडी के. सबसे पहले हम ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है इंपैक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होंगे. तो एक तो कि बायोटिक फैक्टर्स होंगे, एक एबायोटिक होंगे जो फिजिकल फैक्टर्स होंगे. फिजिकल फैक्टर्स में हम सनलाइट को देखेंगे कि सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल को अर्थ पे, ठीक, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी. सनलाइट कितने तरह का होता है, क्या सनलाइट होती है, क्या उसका इंटेंसिटी होती है, क्या उसकी एनर्जी होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर रोल ऑफ टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है, हॉट कंडीशन, कोल्ड कंडीशंस को कैसे इंपैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को. फिर रोल ऑफ वाटर देखेंगे, रोल ऑफ सॉइल देखेंगे. उसके बाद हम रेंज ऑफ टॉलरेंस का करके एक कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है उसका एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है कि वो पर्टिकुलर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में सर्वाइव कर सकता है. इससे बढ़ाओगे या इससे घटाओगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. तो वो क्या कंसेप्ट होता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस का देखेंगे. फिर हम एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन का कंसेप्ट देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक्लिमेटाइजेशन में और एडेप्टेशन में. और फिर हम देखेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स जो है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कैसे एडेप्ट कर जाता है, किस तरह के फीचर्स वो डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करता है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी. समझ आ रही बात है. तो ये हमारे होंगे. एनिमल्स का आज नहीं कवर कर पाएंगे, कल हम इसको आगे करेंगे. अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं या फिर एक रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और उनके ऑप्टिमम ग्रोथ में. आपको पता है दो तरह का हमने डिस्कस किया था, एक फिजिकल इन्वायरमेंट होता है हर ऑर्गेनिज्म का और एक बायोटिक इन्वायरमेंट होता है हर ऑर्गेनिजम्स का, इंक्लूडिंग यू, इंसान के लिए भी.
फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट। यहीं से लाइफ अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं और भी होगी लाइफ तो सनलाइट इज द सोल फैक्टर, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट्स हैं, प्लांट्स की वजह से एनिमल्स हैं। ठीक, सनलाइट के बाद हम देखेंगे टेम्परेचर, कि कैसे टेम्परेचर जो है रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और सर्वाइवल में। फिर हम देखेंगे वाटर, वाटर का क्या रोल है और किस तरह से ये यूज करते हैं हम लोग। फिर देखेंगे सॉइल, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मेजरली हम इन चार को देखेंगे, सनलाइट को, टेम्परेचर को, वाटर को और सॉइल को। ठीक, फिर बायोटिक में क्या आ जाएगा, बायोटिक में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसे प्रभावित होता है। तो ये जो बायोटिक वाला पार्ट है ये एक अपने आप में बड़ा सा चैप्टर है, जो हम पॉपुलेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर करेंगे या उसके आगे इकोसिस्टम का जो चैप्टर करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। राइट, आज के चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इन चारों फैक्टर्स को, कि कैसे ये जो है इंपैक्ट करते हैं, किस तरह का रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और उनके ग्रोथ में। समझ में आ रही बात है। अब रोल ऑफ सनलाइट देखो क्या होता है। बहुत लोग, दो तीन, खासकर आप दोनों लोग अभी ज्योग्राफी का क्लास नहीं किए हो। ज्योग्राफी में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था इंसोलेशन का, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। देखो, अर्थ पे जो भी लाइफ है, जो भी लाइफ साइकिल है, इसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, कोई भी मैकेनिज्म कहीं पे भी होता होगा तो उसके लिए एक एनर्जी का सोर्स चाहिए, चाहे वो प्लांट्स का उगना हुआ या पूरा रेनफॉल होना, ये जितने भी अर्थ पे एक्टिविटीज हो रहे हैं, देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज। एक सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो हमारे अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन है, सोलर एनर्जी है, जो 99.9% जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसको फुलफिल करती है। अब ये जो सन है, जो एनर्जी इमिट करता है, जो अर्थ रिसीव करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब डिफरेंट वेव्स ऑफ लाइट। ये लाइट जो है एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट नहीं होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है। जैसे गामा रेज होता है, गामा रेज, आप लोग फिजिक्स में हल्का फुल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट पढ़े होंगे 11-12 तक। आप लोग 11-12 तक फिजिक्स पढ़े हो ना? 11-12 में फिजिक्स था कि आर्ट्स था? कोई बात नहीं, 10th तक तो साइंस पढ़े होंगे हल्का फुल्का। तो देखो, लाइट जो होती है, सनलाइट, वो अपने आप में एक लाइट नहीं होती है, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है और सब मिला के वो आती है अर्थ पे। तो गामा रेज होता है, एक्स रेज होता है, उसके बाद क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या, विजिबल रे होता है, उसके बाद क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसके बाद माइक्रोवेव होता है और लास्ट रेडियो वेव होता है। तो इस तरह से इतने सारे वेवलेंथ को मिला के सोलर एनर्जी होती है। समझ आ रही बात है? और जब आप इधर से इस साइड जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? वेवलेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ यू गो फ्रॉम हियर टू देयर। इंक्रीज, ये सबसे छोटे वेवलेंथ का होता है, उससे बड़ा वेवलेंथ का ये होता है, उससे बड़ा वेवलेंथ ये होता है और सबसे बड़े वेवलेंथ का रेडियो वेव्स होता है। एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। एनर्जी सबसे हाईएस्ट एनर्जी गामा रेज का होता है, फिर एक्स रेज होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव का होता है। तो वेवलेंथ बढ़ता चला जाता है, एनर्जी घटती चली जाती है, क्योंकि किसी भी लाइट रेज का वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्या होता है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा। ये फॉर्मूला होता है। लेमडा का मतलब वेवलेंथ होता है, तो नीचे वाला पार्ट जितना ज्यादा होगा, ऊपर यहां का पार्ट उतना कम होगा। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। तो इसलिए गामा रेज और एक्स रेज जो होते हैं वो हाई एनर्जी वेव्स होते हैं और ये अर्थ पे पहुंचते ही नहीं है, अर्थ सरफेस तक ये नहीं पहुंचते। अगर ये अर्थ सरफेस तक पहुंचते तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती अर्थ पे। ये जो है अर्थ के बाहर ही एक मैग्नेटिक लाइंस होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ के बाहर। ऐसे ये जब सन से आते हैं तो गामा रेज और एक्स रेज वापस डिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं और इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो सेव हो जाता है, बच जाता है इस हाई एनर्जी रेज से। एक्स रेज, आप 1 सेकंड के लिए आप जाके अपना एक्सरे कराते हो तो उसमें कई सारे सेल्स आपके मर जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि बार बार एक्सरे मत कराओ,
अब सोचो कि कंटिन्यूअस सनलाइट की तरह एक्सरेज आपके ऊपर आता तो लाइफ एग्जिस्ट करती नहीं करती। तो गामा रेज एक्सरेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको डिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसकी वजह से अर्थ जो है बच जाता है। अब हमारा आता है सेकंड जो है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो आता है लेकिन अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन करके लेयर है। वो ओजोन लेयर क्या करती है कि इस अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? उसको अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये अल्ट्रावायलेट जो है तीन तरह के होते हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए। एक्चुअली ये तीन अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। जो सी होता है उसकी जो वेवलेंथ छोटी होती है उससे बड़ी होती है बी की और उससे बड़ी होती है ए की। ये लगभग 100 से लेके 280 नैनोमीटर का इसका वेवलेंथ होता है। इसका 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर होता है और इसका 320 से 400 नैनोमीटर होता है। तो ये बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सी के की बी के की ए की? सी की हाईएस्ट एनर्जी होगी, बी की उससे कम और ए की सबसे कम। ये दोनों जो है अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाता है, इन दोनों को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये यूवीए जो है ये अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। तो एक्चुअली में जो लीथल जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं वो सी और बी होते हैं। सी जो होता है बिल्कुल लीथल होता है, उससे थोड़ा सा कम लीथल, लेकिन लीथल मतलब जो कि तुरंत जान मार दे, उससे कम लीथल जो हार्मफुल कैटेगरी में रखोगे तो बी आएगा। और ए जो होता है इसको बोलते हैं गुड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो होता है सही वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो हमें फायदा करता है, जर्म्स को मारने में उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसीलिए जो हमारा ओजोन लेयर है इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको जो है जाने देता है। तो जनरली हम मानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम बेसिकली इन दोनों की बात करते हैं। तो ये सी, बी और ए तीन भाग में होते हैं। ए वाला इंटर करता है अर्थ के सरफेस पे। समझ में आ रही बात है? तो ये अल्ट्रावायलेट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब ये जो विजिबल वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल, वो एक्चुअल में सनलाइट होता है जिसे हम लाइट बोलते हैं। लाइट जो होता है ना, देखो सोलर एनर्जी और सनलाइट दोनों अलग अलग चीज होती है। सोलर एनर्जी में ये सब आ जाएंगे, दीज आर सोलर एनर्जी। लेकिन जब आप बात करोगे सनलाइट की, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो वो केवल ये विजिबल वाला स्पेक्ट्रम होता है। तो कोई पूछेगा कि सनलाइट क्या है, तो उसको बोलोगे कि तो विजिबल वाला स्पेक्ट्रम होता है ना जो सोलर रेडिएशन का, इसी को सनलाइट हम बोलते हैं। और टोटल सन के एनर्जी का 50% पार्ट जो है यही होता है। 50% पार्ट ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी जो होती है वो ये विजिबल पार्ट होता है और इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रेफर टू व्हिच स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर रेडिएशन, तो आप बोलोगे विजिबल। समझ आ रही है? ये जो लाइट आपको दिखता है, जो सूर्य की रोशनी जो आपको दिखती है, वो एक्चुअल में यही वाली होती है। ये सब दिखती नहीं है आपको, दे आर नॉट विजिबल, दिस इज ओनली इज द विजिबल। और इसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और पूरे सोलर एनर्जी जो आ रही है अर्थ सरफेस पे, उस एनर्जी का 50% जो होता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। समझ आ रही बात है? तो दिस इज द कंसेप्ट। इंफ्रारेड जो होता है इसका मेजर रोल क्या होता है? इंफ्रारेड जो होता है वार्मिंग में इसका रोल होता है। हम आगे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में, कि दिस इंफ्रारेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जब अर्थ गर्म होके और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो वापस भेजता है तो उसको ट्रैप करके जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है वो इंफ्रारेड को ट्रैप करती है। अभी आप लोग टेंशन मत लो, आगे ये सारी चीजें पढ़ोगे। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर दिया है, बाकी हम क्लाइमेट वाले पार्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2014 में आया था कि कौन सा जो है रेज के ट्रैप होने की वजह से एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है, तो आंसर वाज इंफ्रारेड। ठीक, विजिबल का क्या है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन किसको बोलते हैं? विजिबल को बोलते हैं। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है वो किस रेज के थ्रू करती है? विजिबल रेज के थ्रू करती है। विजिबल रेज का कितना परसेंट होता है पूरे एनर्जी का? 50% होता है। ये 4-5 चीज आपको याद रखना है। यूवीसी, यूवीबी, यूवीए क्या है? अल्ट्रावायलेट। कोई भी अल्ट्रावायलेट अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंचती है। अगर ये स्टेटमेंट दे दे तो वो गलत है। अल्ट्रावायलेट ए जो है पहुंचती है, अल्ट्रावायलेट सी और बी नहीं पहुंचती है। तो किसी तरह का स्टेटमेंट आपको आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द सनलाइट होता क्या है। तो ये तो समझ गए कि सनलाइट क्या होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनलाइट का रोल क्या है ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्या रोल होता है सनलाइट का।
तो देखो सनलाइट जो होती है वो प्लांट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और एनिमल्स को कैसे करती है। एक जनरल चीज तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करता है वो सनलाइट के थ्रू करता है, ये तो सबको पता है। अब प्लांट्स का जो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ होता है, जैसे सीड जर्मिनेशन, राइट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग, रिपनिंग, ये सब डिफरेंट जो लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ सनलाइट का। जिस टाइम इंटेंसिटी क्वालिटी सनलाइट की कैसी होगी उसी तरह का बिहेव प्लांट्स करेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखते हो, कोई प्लांट्स ठंडी के टाइम में जर्मिनेट होता है, कोई प्लांट्स गर्मियों के टाइम में जनरेट होता है। तो ठंडी और गर्मी ये जो होता है, सीजन चेंज होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्लांट्स वैरायटीज जो है आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की क्वालिटी कैसी होगी, सनलाइट की एनर्जी कितनी होगी और ड्यूरेशन कितना होगा, यह डिपेंड करेगा कि प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स कैसा बिहेव करेगा। कोई प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन होगा, कोई प्लांट में फ्रूटिंग होगा। जैसे हम लोग का चाइल्ड, एडल्ट, मैच्योर, इस तरह से लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह प्लांट्स का होता है, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, राइपनिंग, हार्वेस्टिंग। तो ये सारा डिपेंड करता है सनलाइट के ड्यूरेशन और क्वालिटी पे। तो इस तरह से सनलाइट जो है इस पे करता है। उसी तरह से हमारा जो एनिमल्स होते हैं वो भी कई तरह का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे एनिमल्स भी कई तरह के बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट, जैसे कि माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। तो ये सब जो है सनलाइट पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पे। ठंडी के दिन में क्या होता है, जो सन का जो टाइमिंग होता है डे टाइम वो घट जाता है और जो नाइट टाइम होता है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से कूलर सीजन हो जाता है, तो बहुत सारे एनिमल्स जो है हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, बहुत सारे स्पेसीज होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। तो वो सनलाइट के साइकिल के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, कब उनको कहां जाना है वो एक्टिवेटेड होता है सनलाइट की से। तो एनिमल्स के बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है सनलाइट के, प्लांट्स के बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, समझ गए ये बात, कोई दिक्कत? अब एक तीसरा जो सनलाइट का होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब कि कोई पॉन्ड हो गया, कोई लेक हो गया, कोई रिवर हो गया, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में तुम जाओगे, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स के, तो थोड़ा अलग अलग बायोडाइवर्सिटी दिखेगा, थोड़ा अलग अलग पेड़ पौधे दिखेंगे। वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट। सनलाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब पानी वाला इकोसिस्टम। एक तो लैंड वाला हो जाता है, ये लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, यहां पे ग्रासलैंड्स हो गए। यहां से मान लो सपोज कोई ये लेक है या कोई तालाब है, जो बिल्कुल लैंड से सटे हुए छिछला पानी वाला जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम लिटोरल जोन। लिटोरल जोन। और जो ओपन वाटर होता है, जो लैंड से दूर है, ये दो भाग में बटा होता है। एक वो भाग जहां पे सनलाइट पूरी तरह से पहुंच रहा है। अब देखो सन रेज इस पे पड़ रहा है, तो जैसे पानी में जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, और एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाएगी, सनलाइट इसके अंदर नहीं पहुंचेगी। तो वो वाला हिस्सा पानी का जहां सनलाइट पहुंच रहा है उसको बोलते हैं हम लिमिनेटिक जोन। लिमिनेटिक जोन। और वो वाला हिस्सा जहां सनलाइट पहुंचता ही नहीं है, डार्क है, अंधेरा है, उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन को दूसरा नाम है डार्क जोन भी। डार्क जोन भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, एक आप पॉन्ड को दो भाग में बांट सकते हो, लिमिनेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। और ये जो लिटोरल जोन होता है वो एक लिमिनेटिक काइंड ऑफ ही होता है, लिमिनेटिक काइंड ऑफ ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक छिछला पानी का होता है। तो यहां रूटेड प्लांट्स भी मिल जाते हैं जिनका रूट हो। ये लिमिनेटिक जोन में आपको रूटेड प्लांट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना नीचे रूट नहीं होगा, तो वहां पे फ्लोटेशन वाले प्लांट्स मिलेंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, एल्गी हो गया, जिसको जलकुंभी समझते हो, वाटर हाइसिंथ। तो ये सब आपको यहां ज्यादातर मिलेंगे क्योंकि जिनका रूट्स नहीं है अंदर में। ये लिटोरल और लिमिनेटिक जोन जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी जोन होता है। यहां जो प्लांट स्पेसीज या एनिमल स्पेसीज होंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे।
यहां जो प्रोफंडल जोन है वहां नहीं मिलेंगे। तो सनलाइट की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहां प्लांट्स एनिमल्स ज्यादा पाए जाएंगे, कहां कम पाए जाएंगे, ये डिसाइड हो रहा है। तो दिस इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या रोल होता है, ये सनलाइट का आपको यहां समझना है। आपको 3 जोन दे दे, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन, और बोले कि आप सीक्वेंस में सजाइए कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां होगा, फिर कहां होगा, फिर कहां होगा। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज मिलेंगे। तो लिटोरल में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा लिमिनेटिक में, उसके बाद प्रोफंडल में। लिटोरल में इसलिए ज्यादा होगा कि ये पूरा एरिया जो है एक तो कि सनलाइट से इल्यूमिनेटेड है, और दूसरा क्या है कि यहां मिट्टी भी है, तो रूटेड प्लांट्स भी होंगे और फ्लोटिंग प्लांट्स भी होंगे। यहां पे केवल फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, और यहां पे बिल्कुल प्लांट्स ना के बराबर थोड़े बहुत जो प्लांट्स होंगे जो डार्क जोन में भी हो सकते हैं, केमोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनाएंगे, केवल वहीं पाए जाएंगे। तो इस तरीके से मोस्ट बायोडाइवर्स, उसके बाद एंड दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। समझ में आ रही बात है? तो ये होगी आपको लिटोरल, लिमिनेटिक और प्रोफंडल जोन। कोई दिक्कत? अब तो ये हमारा सनलाइट के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है? टेम्परेचर किसी भी रीजन का, किसी भी जगह का बहुत चीजों पर डिपेंड करता है कि वो किस लैटिट्यूड पे है। ट्रॉपिकल रीजन में है ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेट में कम होगा, पोलर रीजन में चले जाओगे सबसे कम होगा। किस हाइट पे होगा, जितने भी हम ऊपर जाते हैं हाइट पे, टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? कम होता है टेम्परेचर। क्यों कम होता है? बोलो बोलो, नए लोग बोलो अगर कुछ आइडिया होगा तो। पुराने लोगों से तो एक्सपेक्ट ही किया जाता, आप अगर नहीं बोलोगे तो आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है। नए लोगों से बस सहानुभूति मिलेगी, चलो भाई अभी नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं ज्योग्राफी, ठीक है। क्यों कम होता है बताओ, क्या क्या रीजन है उसके? ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है और फिर आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? हाँ ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे मतलब, क्यों? इन्वर्जन तो अलग कंसेप्ट होगा, उसका तो मतलब कि ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं, बात सही है कि प्रेशर कम हो रहा है, ये कारण है, लेकिन प्रेशर कम होने से क्या फर्क हो रहा है? एयर कॉलम बड़ा हो रहा है, मतलब कि इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन की वजह से जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल हीट जनरेशन कम हो जाएगा। ये एक फैक्टर हो गया जो मैंने पढ़ाया था डिटेल में कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये एक कारण होगा। दूसरा कारण क्या होगा कि हमेशा जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है वो सन से आने वाली किरणों से हमारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है, जो अर्थ वापस भेजता है उससे होता है। तो जो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग है वो अर्थ सरफेस है, नॉट सन डायरेक्टली। अर्थ क्या करता है कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और सन से आने वाली एनर्जी से ये एटमॉस्फेयर के हवाएं नहीं गर्म होती हैं, एटमॉस्फेरिक हीटिंग नहीं होती हैं। अर्थ उसको एब्जॉर्ब करके और रीमिट करता है बैक, और उससे जो है वो एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है। तो आप जितना ऊपर जा रहे हो तो सोर्स ऑफ हीट से उतना दूर जा रहे हो, तो दूर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा, तो उसके लिए टेम्परेचर घटता है। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो एक्चुअल में ट्रैप करते हैं आउटगोइंग रेडिएशन को, उनकी डेंसिटी भी कम होने लगती है। तो उनकी डेंसिटी के कम होने की वजह से वहां ट्रैपिंग एंड हीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये 3-4 कारण की वजह से आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है। बाकी लोग ज्योग्राफी में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो रोल ऑफ टेम्परेचर समझ में, पहले रोल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कैसे बढ़ता है घटता है, किन किन चीजों पे, ये आपको पता है कि आपको लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसके बाद आपका माउंटेन बैरियर्स के वजह से भी एक साइड ज्यादा टेम्परेचर, किसी साइड कम टेम्परेचर, ऐसा भी होता है। ये सब चीज ज्योग्राफी में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, कैसे जो है इंपैक्ट करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो प्लांट्स में देखो एक थर्मोपीरियोडिज्म करके कंसेप्ट होता है। थर्मोपीरियोडिज्म, जो दिन में टेम्परेचर का ज्यादा होना और रात में कम होना, ये जो साइकिल होता है ना, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म होता है थर्मोपीरियोडिज्म।
ये दिन में ज्यादा टेम्परेचर होना और रात में कम टेम्परेचर होना, फिर दिन में ज्यादा, ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं इसकी वजह से ऑप्टिमल वे में। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दिन रात सब जगह रहे हर टाइम में, तो प्लांट्स का ग्रोथ जो है सही नहीं होगा। तो ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी होता है कि दिन का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहे, रात का कम रहे, फिर अगले दिन का टेम्परेचर ज्यादा रहे, रात का कम रहे। तो थर्मोपीरियोडिज्म जो होता है कंसेप्ट, दिन रात का टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मोपीरियोडिज्म, दिस इज गुड फॉर व्हाट? ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट। थर्मोपीरियोडिज्म ये जो है बहुत अच्छा होता है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इसलिए टेम्परेचर जो है इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ठंडी के टाइम में सीड जर्मिनेट करते हैं और गर्मी के टाइम में उनका फ्रूटिंग होता है, राइपनिंग होता है। तो उस तरह के प्लांट्स के लिए यह टेम्परेचर का ठंडी और गर्म होने का सीजन चेंज होना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप व्हीट कल्टीवेशन ले लो, व्हीट की सीड जर्मिनेशन होती है नवंबर दिसंबर के टाइम में, जब ठंडी का टाइम होता है, और उसके जो फ्रूट्स पकते हैं मार्च वार्च टाइम में आते जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर का जो रोल होता है, जैसे सनलाइट का रोल होता है, उसी तरह से ये टेम्परेचर का भी रोल होता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स में। सनलाइट एक्चुअली क्या करता है, एक तरह से देखोगे तो टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होगा, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगी गर्मी के दिन में। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है, चाहे सीजनल हो या डायरनल हो, डे नाइट का हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स और प्रॉपर लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्कॉचिंग हीट का टाइम होगा तो उसमें सीड जर्मिनेशन होगा उनका। कुछ प्लांट्स होते हैं जब बिल्कुल एकदम कम टेम्परेचर होगा तब उनका सीड जर्मिनेशन होगा। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को इंपैक्ट करता है ये टेम्परेचर चेंजेस, और इसकी वजह से ये प्लांट्स होते हैं। समझ में आ रही बात है? तो प्लांट्स में हो गया। एनिमल्स में क्या हो जाता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा परफॉर्म करेंगे, कुछ टेम्परेचर एनिमल्स जो होते हैं जो लो टेम्परेचर पे ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल में देखोगे, ग्लोब में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जैसे स्नो लियोपार्ड हो गया है, वो कभी भी केरला में नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा हिमालयन रीजन में पाया जाएगा या फिर हमेशा हायर लेटीट्यूड्स में पाया जाएगा, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, फिजियोलॉजी है, वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा काम करती है। उसी तरह से कुछ ऐसे जीव रेप्टाइल्स होते हैं जैसे स्नेक हो गया, ये सब हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि आपको केरला के जंगलों में बहुत सांप मिलेंगे, आपको राजस्थान के डेजर्ट्स में बहुत सांप मिलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन इस अर्थ पे है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है। तो एनिमल्स का बिहेवियर, एनिमल्स का फिजियोलॉजी, एनिमल्स का मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब कैसे दिख रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर इस तरह से इंफ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बनावट, उसकी हरकत, उसका फिजियोलॉजी। अब जैसे हमने अभी माइग्रेशन, एस्टिवेशन, इन सब का नाम लिया, हाइबरनेशन, सनलाइट से हमने कनेक्ट किया था, लेकिन इन द सेम वे टेम्परेचर से भी वो कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोल्ड सीजन होता है तो जो पोलर बियर्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बैट्स जो होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हॉट टाइम में हाइबरनेशन में चले जाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में हाइबरनेशन, एस्टिवेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल क्लियर में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीजें टेम्परेचर से भी इंफ्लुएंस होता है, जैसे सनलाइट से इंफ्लुएंस होती थी। समझ में आ रही बात है? और एक कॉन्सेप्ट टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है थर्मोरेगुलेशन का। थर्मोरेगुलेशन ये क्या होता है कि जीव दो तरह के होते हैं जो टेम्परेचर से अपने इंटरनल फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, अपने इंटरनल टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंजाइम्स जो होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बेस्ट वे में काम करते हैं, और वो फिक्स टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे जितने भी इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो 37 डिग्री सेल्सियस के करीब में सबसे अच्छा काम करेंगे। तो इंजाइम्स और हार्मोन्स अच्छा काम करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। उस इंजाइम्स हार्मोन्स में थोड़ा भी अगर डिफ्लेक्शन होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी का जब टेम्परेचर अप या डाउन होता है, फीवर आता है ऊपर या नीचे, तो हमारे इंजाइम्स जो है काम करना ढंग से बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। बेसिक फिजियोलॉजी अगर समझो तो
तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मतलब नहीं होता है कि इन्वायरमेंट कितने टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे है, चाहे वो आप पोलर रीजन में चले जाओ या हॉट डेजर्ट सहारा रीजन में चले जाओ, उनके बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल 37 के ही आसपास रहेगा, जैसे हम लोग इंसान। तो जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, ज्यादातर मैमल्स एंड बर्ड्स, ये लोग जो है अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करके और एक कांस्टेंट रेंज के अंदर रखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं इंडोथर्म्स। क्या बोलते हैं? इंडोथर्म्स, ENDOTHERMS, इंडोथर्म्स, इंडोथर्म्स। और इनका दूसरा नाम होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इंडोथर्म्स को ही हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। इनफैक्ट हर ऑर्गेनिजम्स इंडोथर्म्स बनना चाहता है, क्योंकि अपना अगर ये टेम्परेचर फिक्स रेंज में रखेगा तो वो सालों भर एक्टिव रहेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं, वो भी चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। और उसकी वजह से उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से इंफ्लुएंस्ड हो जाता है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मैच करते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्टोथर्म्स, इक्टोथर्म्स। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे इंसेक्ट्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सारी चीजें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या इक्टोथर्म्स होते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ता घटता है। अब ये लोग ऐसे कैसे करते हैं? अब इक्टोथर्म्स को देखोगे कि जब बहुत ठंडा का टाइम आएगा तो वो बिल्कुल शिथिल होकर इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। जैसे सांप वाप को कभी ठंडी में निकलते देखे हो? नहीं देखे होगे, क्योंकि वो अपने जाके ना बोरों में, बिल में जाके छिप के चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, उसके जो एंजाइम्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक्टिव नहीं रहता है। और जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सांप अक्सर दिखेंगे आपको और तुरंत इधर से उधर भागेंगे। ठंडी के दिन में अगर सांप आ गया, उनको पूंछ भी पकड़ोगे ना तो वो हिलेंगे नहीं, चुपचाप से लगेगा जैसे कि सोए हुए हैं। तो इनका जो हरकत होता है, जो कि बिल्कुल जाके एकदम इनएक्टिव स्टेज में हो जाना और हाइपर एक्टिव स्टेज में हो जाना, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। क्योंकि ये जो है अपने अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और एक्चुअली ये मैच करते हैं, इनफैक्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि कंफर्म करते हैं इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को। तो इसलिए इनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। इनको कन्फर्मर्स भी बोलते हैं, इनको रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं खुद से, उस पर कंट्रोल रखते हैं और उसी रेंज में टेम्परेचर रखते हैं जिस रेंज में एंजाइम्स जो है बेस्ट काम करेंगे। तो इसलिए दे आर कॉल्ड थर्मो रेगुलेटर्स, दे आर कॉल्ड थर्मो कन्फर्मर्स। और इनका दूसरा नाम इक्टोथर्म्स भी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी इनको बोलते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहलाते हैं, इंडोथर्म्स भी कहलाते हैं, और इनको हम रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अपने टेम्परेचर को वो खुद से कांस्टेंट रखते हैं। ये कैसे रखते हैं? अब देखो, गर्मियों के दिन में आपको पसीना होता है और ठंडी के दिन में आपको शिवरिंग होती है। तो ये पसीना और शिवरिंग क्यों होती है? क्या कारण है? ठंडी के दिन में क्यों नहीं पसीना होती है, गर्मियों में ही क्यों पसीना होती है? उसका मेन कारण है कि गर्मियों में क्या होता है आपको, कि जब टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का वो आपके अंदर के बॉडी के टेम्परेचर से जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको ये करना, कंट्रोल करके रखना। तो उस कंडीशन में क्या करते हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करता है टू मैच विद द इन्वायरमेंट, लेकिन पसीना जो आपको हो जाता है तो उस पसीना की वजह से इंटरनल कूलिंग इफेक्ट आपको हो जाती है, क्योंकि कोई भी वाटर जब इवेपोरेट करता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको चाहिए, उसको हीट चाहिए, एक्सट्रैक्ट करके इवेपोरेट होगा। तो आपको जब पसीना होता है और पसीना जब इवेपोरेट होता है तो जो हीट की जरूरत होती है वो आपके बॉडी के अंदर के हीट को ले लेता है, और आपके बॉडी के अंदर के हीट को ले लेता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी की जो हीट होती है जो कांस्टेंट 37 पे मेंटेन रह जाती है। तो इसीलिए जब 37 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना बहुत ज्यादा होने लगता है। उसी तरह से जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का घट जाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर घटने की कोशिश करता है, लेकिन आपका जो अंदर का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसकी वजह से आप शिवरिंग करने लगते हैं। व्हेन यू शिवर,
आप इंटरनल हीट जनरेट करते हैं, और इस इंटरनल हीट जनरेट करने की वजह से आपका टेम्परेचर जो है 37 पे मेंटेन रहता है। तो ये जो सिवरिंग एंड स्वेटिंग जो हम लोग का मैकेनिज्म होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन द वार्म ब्लड एनिमल्स। और ये सिवरिंग और स्वेटिंग जो है इन सबको नहीं होता है, एक्टोथर्म्स को नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? और ये सिवरिंग और स्वेटिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका लॉस या गेन होता है। तो ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। 99% ऑर्गेनिजम्स ओवर द अर्थ आर कोल्ड ब्लडेड, ओनली 1% आर वार्म ब्लडेड। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स, अगर आप जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बात सुनोगे तो वो क्या बोलते हैं कि क्यों इंसान ही राज कर रहा है पूरे अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आए हैं, व्हाई ह्यूमंस आर डोमिनेटिंग, क्यों ह्यूमंस डोमिनेट कर रहा है। अगर ह्यूमंस नहीं डोमिनेट करता तो कौन डोमिनेट करता? हाथी करता, बाघ करता, शेर करता, चींटी तो नहीं करता ना, सांप तो नहीं करता। कारण यह है कि जो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, वो अपने टेम्परेचर चूंकि 37 के ही रेंज में कांस्टेंट रखते हैं, तो वो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बेस्ट होती है, उनके एंजाइम्स बेस्ट काम करते हैं। तो वो ठंडा ले लो, सर्दी ले लो, गर्मी ले लो, सब जगह वो एक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव रहेंगे तो इसलिए डोमिनेट करते हैं। इनका जो मेंटल कंडीशन होता है हमेशा सही रहता है। इनका क्या होता है कि ठंडी के दिन में बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, इनका दिमाग काम नहीं करेगा। तो दिस इज द रीजन, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है, बेस्ट यहीं पे दिखता है कि क्यों इंसान जो है डोमिनेट किया या मैमल्स डोमिनेट किए ओवर द इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑल्सो। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है इंसान का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो ये टेम्परेचर का इंपैक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे होता है। करना ये भी चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। इसके और डिटेल में जाओगे कि क्यों नहीं कर पाते हैं, तो जो मैमल्स बर्ड्स का जो सरफेस एरिया है अपने वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता है, और इनका जो सरफेस एरिया होता है अपने वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो इनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लॉस एंड गेन चाहिए, जो ये कर नहीं पाते हैं। इनको इन कंपैरिजन टू देम कम चाहिए, क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम है, तो इसलिए ये कर पाते हैं। तो इन दोनों का जो बनावट है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये एक्टोथर्म्स है, ये इंडोथर्म्स है। समझ आ रही बात है? तो दिस इज द बेसिक ऑफ द रोल ऑफ टेम्परेचर ओवर द एनिमल्स। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखना है कि थर्मोरेगुलेशन, कन्फर्मेशन, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स क्या होते हैं, और ये जो प्रोसेस जिसके थ्रू ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, इसको एक टर्म यूज किया गया है बायोलॉजी में, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, HOMEOSTASIS, होमियोस्टेसिस। इस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस बोलते हैं, जो कि अपने बॉडी को रेगुलेट करके और कांस्टेंट रखता है। इस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं। होमियोस्टेसिस, ये टर्म याद रखना कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। आपको केवल एक टर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जब भी आप किसी टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो क्वेश्चन आसान होता है। वो क्वेश्चन आपको 4 स्टेटमेंट बस होते हैं, और उसमें आपको पकड़ लेना है कि अच्छा यही स्टेटमेंट है होमियोस्टेसिस का मतलब। तो होमियोस्टेसिस क्या हो गया, थर्मोरेगुलेशन क्या हो गया, इंडोथर्म्स क्या होते हैं, एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड किनको बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड किनको बोलते हैं, सब आपको क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओनली 1% वार्म ब्लडेड होते हैं, और यही जो होते हैं वो बेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट पे। इसीलिए पूरे लाइफ को डोमिनेट यही करते हैं। समझ में आ रही बात है? प्लांट्स हमेशा एक्टोथर्म्स होते हैं, प्लांट्स कभी भी एंडोथर्म्स नहीं होते हैं। प्लांट्स का जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है, हमेशा एनवायरनमेंट से मैच करता है। तो ऑल प्लांट्स आर एक्टोथर्म, ऑल प्लांट्स आर एक्टोथर्म्स। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? तो दिस इज द ये, इसीलिए प्लांट्स का भी देखोगे ना, तो ग्रोथ जो है हर प्लांट्स का एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, सालों भर नहीं होता है। किसी सीजन में वो बहुत स्लो ग्रो करता है, किसी सीजन में बहुत फास्ट ग्रो करता है। कोई प्लांट ऐसा होता है कि एक ही सीजन में ही ग्रो करेगा, दूसरे सीजन में उसको रखोगे तो मर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्टोथर्म्स होते हैं, वो हाईली जो है इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर से, और ये जो है अपने आप को बाहरी टेम्परेचर से बचाते हैं, अपने अंदर के टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। तो दिस इज द इंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स कांसेप्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना कि समझ से बाहर जा रही है चीजें? समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम तक तुम ही हो ना, समझ में आ रही है? मैंने कोई इंग्लिश हिंदी का फेरे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है। वैसे तो कोशिश करते हैं कि सिंपली हिंदी में समझाने की, बट ये अब रोल ऑफ वाटर क्या होता है। देखो, पानी इज द ओनली नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी अर्थ पे नेचुरली ऑकरिंग होता है केवल वाटर है, बाकी उसके अलावा जितने भी सॉल्वेंट्स हैं इस अर्थ पे वो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारी चीजें। तो इनऑर्गेनिक लिक्विड पूरे अर्थ पे जो नेचुरली ऑकरिंग है वो केवल वाटर है। ठीक, वाटर का क्या रोल होता है ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में? दो रोल होते हैं पानी का हमेशा, एक वाटर एज रिसोर्स, वाटर एज रिसोर्स, और वाटर एज हैबिटेट, वाटर एज हैबिटेट। एक ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में वाटर का दो ही तरह के रोल होते हैं, या तो एज ए रिसोर्स होगा या तो एज ए हैबिटेट होगा। एज ए रिसोर्स मतलब कि पानी पीने के लिए यूज करते हो, अगर इंसान की बात करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे जो है एज ए रिसोर्स हो गया पानी। ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो उनको भी वाटर चाहिए अपने बॉडी में, अपने एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली फंक्शनिंग के लिए पानी चाहिए होता है बॉडी में, तो वो एज ए रिसोर्स हो गया। एज ए हैबिटेट कब बात करोगे? जब कोई नदी तालाब जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर हो जाती है, तो वहां वो एज ए रिसोर्स तो यूज कर ही रहे हैं, बाकी वहां अपने रहने के लिए भी उनको पानी चाहिए। जैसे मछली हुई, मछली को आप मग से पानी पिलाते रहो बाहर निकाल के लैंड पे, तो बचेगी नहीं बचेगी, इट विल नॉट सर्वाइव, जबकि आप पानी उसको जितना चाहिए उतना देते जाओ। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकती है ओनली इन द वाटर। तो देयर वाटर इज ए हैबिटेट फॉर ए फिश। समझ आ रही बात है? तो ये चीज है। उसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको जितना पानी चाहिए उतना दे दो, लेकिन उसको अगर लैंड पे लाओगे तो मर जाएगा, क्योंकि उसका हैबिटेट उसने आपने छीन लिया। तो वाटर एज ए रिसोर्स, वाटर इज एज ए हैबिटेट। ये समझ में आ रही है? अब वाटर के बारे में कुछ आप क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि पानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस अर्थ पे वो किस तरह का है। देखो, सारे अर्थ पे वाटर एक जैसे नहीं होते हैं, और हर तरह का पानी जो है वो यूजेबल नहीं होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी पी नहीं सकते हो आप, पूरा समुद्र पानी ही पानी है, लेकिन तब भी आपको पानी का दिक्कत है। स्टेट्स वाटर से लड़ रहे हैं, वाटर के लिए लड़ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज सलाइन वाटर दे कांट यूज। तो वाटर एक रिसोर्स होगा हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा कि केमिकल कंपोजिशन वाटर का क्या है। अगर वो यूजेबल रेंज में केमिकल कंपोजिशन हुआ तब वो हमारे लिए रिसोर्स हुआ, अदरवाइज वो हमारे लिए वेस्ट हुआ। और केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल इन वाटर, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरे अर्थ पे जो भी पानी है उसका 97.5% जो होता है वो सेलाइन वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है, जो हम ना एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ना इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं, ना ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 97.5% जो है एक तरह से वेस्ट वाटर है। थोड़े बहुत यूज कर सकते हैं हम एनर्जी जनरेशन में, लेकिन अभी जो है इस पानी का बहुत ज्यादा हमें यूज नहीं है। मात्र 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। ये पहली फैक्ट आपको याद रखना है, 97.5 एंड 2.5। अब ये जो फ्रेश वाटर है इस अर्थ में कहां कहां है? दूसरा क्वेश्चन आता है, कहां कहां है? तो ये जो फ्रेश वाटर है वो पोलर आइस कैप्स है, जो पोल साइड में बड़े बड़े आइस कैप्स हैं, पूरा अंटार्कटिका, पूरा आर्कटिक। देखो, बर्फ जो होता है ना कभी भी सलाइन नहीं होता है, बर्फ हमेशा फ्रेश वाटर होता है। उसका कारण क्या है कि जो सॉल्ट होता है वो पानी के जो मोलेक्यूल्स होते हैं ना, ये मोलेक्यूल्स इंटरमोलिकुलर स्पेस में सॉल्ट होता है। ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, 3 वाटर मोलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, इसी में सॉल्ट चला जाता है और वाटर सलाइन हो जाता है। और जब पानी बर्फ में चेंज होता है, व्हेनेवर वाटर चेंजेस इनटू आइस, ये जो स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स है वो हेक्सागोनल शेप का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब ये देखो कि ये हेक्सागोनल शेप का हो जाएगा, तो ये जो गैप था अब ये गैप नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे पैक हो जाएंगे। तो जब भी पानी आइस में कन्वर्ट होता है तो ये जो सॉल्ट होता है इसको रिलीज कर देता है। तो आइस इज ऑलवेज अ फ्रेश वाटर, कोई सलाइनिटी नहीं होती है। तो पोलर आइस कैप्स प्लस ग्लेशियर्स, ये एक बड़ा जो है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। जितने भी हिमालय में ग्लेशियर्स हैं सब फ्रेश वाटर जो है आइस के फॉर्म में जमे हैं, वही मेल्ट होकर फ्रेश वाटर बनते हैं। तो ये एक बड़ा जो है सोर्स हो जाता है।
उसी तरह से ग्राउंड वाटर एक मेजर सोर्स हुआ जो हमारे जमीन के अंदर का पानी है। उसी तरह से जो लेक्स और रिवर्स में जो पानी है, लेक्स रिवर्स में फ्रेश वाटर लेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर हो गया है। उसी तरह से बहुत सारे सॉइल में पानी है, सॉइल के अंदर भी पानी है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं, वो भी एक तरह से, देखो ग्राउंड वाटर अलग होता है, सॉइल वाटर अलग होता है। सॉइल वाटर जो होता है वो जमीन से 1 मीटर के अंदर में होता है और ग्राउंड वाटर होता है 30-40 मीटर अंदर होता है, तो दैट इज डिफरेंट एंड सॉइल वाटर इज डिफरेंट। तो सॉइल में भी पानी होता है और उसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी पानी होता है। एटमॉस्फेयर मतलब कि जो कंडेंस होकर रेनफॉल होगा। तो इस तरह से कई सारे सोर्सेस हैं, मेजरली यही 5 सोर्स हैं जो फ्रेश वाटर के हैं पूरे अर्थ के ऊपर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से सोर्स में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कौन से सोर्स में उससे कम है, कौन से उससे कम है। तो मैं आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं बता दे रहा हूं कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कहां कितना है। सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो यूपीएससी में पहले पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है। देखो टोटल तो 2.5% है, आपको पता है फ्रेश वाटर। और सोर्सेस कौन कौन से हैं? पोलर आइस कैप्स या ग्लेशियर्स, या उसके बाद ग्राउंड वाटर है, सॉइल वाटर है, ठीक है, लेक्स एंड रिवर्स है, ये सब है, एटमॉस्फेरिक वाटर है। तो सबसे ज्यादा जहां फ्रेश वाटर पाया जाता है वो होता है पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, माने जो बर्फ के फॉर्म में जो पानी है इस अर्थ पे वो सबसे ज्यादा है पूरे फ्रेश वाटर का। 1.97% है पूरे पानी का, 1.97%। पूरे ब्रह्मांड के पानी का, सॉरी पूरे अर्थ के पानी का बोल रहे हैं, केवल फ्रेश वाटर का ही परसेंटेज नहीं है, वो पूरे वाटर का 1.97% जो है पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है। सेकंड पे आता है ग्राउंड वाटर। सेकंड पे क्या आता है? ग्राउंड वाटर। ये लगभग 0.5% है, समझे। थर्ड पे आता है लेक्स एंड रिवर्स। लेक्स एंड रिवर्स ये अराउंड 0.02% है, ठीक है। फोर्थ पे आता है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर ये अराउंड 0.01% है पूरे पानी का। और सबसे कम जो है एटमॉस्फेरिक वाटर होता है, जो आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि इतना तो रेनफॉल हो रहा है, एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में जो पानी होता है जो इवेपोरेट होके और इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स जो है पानी पूरे, वो किसी भी टाइम में मात्र 0.01% ऑफ द 001% सॉरी 0.001% ऑफ द टोटल वाटर होता है। तो सबसे कम किस सोर्स में होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। सबसे ज्यादा किस में होगा? पोलर आइस कैप में होगा। यह पूछ चुका है यूपीएससी में 2015 में, 14 या 15 में कहीं पूछा था कि किस रीजन में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। 4 ऑप्शन थे उसमें, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। उस टाइम भी बहुत सारे लोग एटमॉस्फेयर मार के आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बारिश इतना ज्यादा होती है तो बारिश ही एटमॉस्फेयर में ही सबसे ज्यादा पानी होगा, बट ऐसा नहीं है, सबसे लीस्ट होता है वो। सेकेंड पे होगा ग्राउंड वाटर, जो हम लोग चापाकल से या नल से जो निकालते हैं। थर्ड पे होगा लेक्स एंड रिवर्स, जितने भी नदियां देख रहे हो एट ए टाइम जो पानी अवेलेबल है इन सब में, वो पूरे ब्रह्मांड के वाटर का, सॉरी पूरे अर्थ के वाटर का 0.02% है। फिर आपका सॉइल वाटर हो जाएगा 0.01% और लास्ट में होगा एटमॉस्फेरिक 0.001। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम यूटिलिटी की बात करते हैं वाटर के, कि पानी जो हम यूज करते हैं वो किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो हम पीने के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं। मेजरली यही 3 होता है, या तो इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे या तो एग्रीकल्चर के लिए यूज करेंगे। तो एग्रीकल्चर में सब आ जाएगा, जितने भी प्लांट्स है अर्थ पे वो जितना पानी यूज कर रहे हैं। या फिर हम इसको यूज कर रहे हैं किसके लिए? आपको अपने खुद के पीने के लिए। तो अगर इन तीनों में देखोगे तो सबसे ज्यादा वाटर का जो खर्च होता है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होता है। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ये अराउंड 70% का पानी जो है इसके लिए यूज होता है। सेकंड पे होता है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज के लिए ये अराउंड 28.9% के लिए होता है, राइट। एंड लास्ट जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, मतलब पीने नहाने ये सब के लिए। वो कितना हो जाएगा? 0.1%। तो ये जो है आपका जो वाटर का कंजम्पशन है ये ऐसे होता है अर्थ पे।
एग्रीकल्चर के लिए 70%, इंडस्ट्रीज के लिए 28.9% और 0.1% डोमेस्टिक पर्पस के लिए। समझे? क्या बोलो? डाउट लग रहा है क्या इसमें? 1% कैसे रह गया? सॉरी 1.1% हमने ये कर दिया ना, वो 0.1% बोल दिया। 1.1%, सॉरी, ठीक 1.1%, 0.1 उधर 0 या 0 आ गया। तो 70, 28.9 और 1.1%, ये टोटल जो है आपका ये है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज में भी देखोगे आप तो सबसे ज्यादा जो पानी का यूज होता है वो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज्यादा वाटर का यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स। इसके अलावा जाओगे तो लेदर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा जाओगे तो बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज है जहां वाटर का यूज होता है। ठीक, जो मेन सबसे थर्मल पावर प्लांट्स में सबसे ज्यादा होता है। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ वाटर जो हम करते हैं। अब इन्हीं सब देखो चीजों से बस सीक्वेंस याद रखना, कौन सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, सबसे ज्यादा कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो यही सब आपको ध्यान देना है बस। ये सब पीटी के टिटबिट्स हैं। चलो सॉइल की बात करते हैं, रोल ऑफ सॉइल। अगेन सॉइल जो है वही होगा रिसोर्स के रूप में और हैबिटेट के रूप में, जैसे पानी था। सॉइल एज ए रिसोर्स कैसे होता है? क्योंकि प्लांट्स को, बोलो एग्रीकल्चर के लिए, चाहे पूरे प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को जो भी चाहिए वो सॉइल से ही लेता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे पानी हो। डायरेक्टली जो रेनफॉल होता है वो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाता है, वो सॉइल में जाएगा और सॉइल से वो ऊपर खींच के जाएगा और उस पानी को वो यूज करेगा। दूसरी चीज है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और हम लोग को भी नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट जो नाइट्रोजन सिंथेसाइज करता है अपने बायोमास में, उसको हम लोग खा जाते हैं तो हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है। ठीक, तो प्लांट्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और हमारा 78% जो है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से ही है, लेकिन तब भी प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। उस नाइट्रोजन को पहले सॉइल में जाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वहां से वो कन्वर्ट होगा नाइट्राइट और नाइट्रेट में, और जब नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो नाइट्रोजन, तब उसको प्लांट का रूट जो है एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूटिलाइज करेगा। तो वहां भी सॉइल का क्या हो गया? रोल हो गया। क्योंकि सॉइल जो होता है न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वॉयर भी होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वॉयर होने के चलते प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एज ए रिसोर्स और एज ए हैबिटेट, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में ही जन्मते हैं, उसी में सर्वाइव करते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सॉइल क्या हो गया? हैबिटेट हो गया, उनके लिए आवास हो गया, उनका घर हो गया, रेसिडेंस हो गया। ठीक है, तो ये रोल ऑफ सॉइल होता है। अब आप लोगों को हमने डिस्कस किया था, अब सॉइल का जरा आप लोग बता दो कि सॉइल में कौन कौन से कितने परसेंटेज होते हैं, ये जरा बता दो आप। समझे? क्या कितना परसेंट होता है सॉइल में? सॉइल ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया था ना, तो थोड़ा उसको बताओ कितने परसेंट क्या होता है सॉइल में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पीटी में बहुत पीटी में पूछ सकता है। वाटर और एयर कितना होता है ये बताओ। 50%। 50% जो सॉइल का जो 50%, पूरे सॉइल के वॉल्यूम का जो 50% होता है वो वाटर प्लस एयर होता है, वाटर प्लस एयर होता है। समझे? वाटर प्लस एयर। इसका 45% जो होता है वो मिनरल्स होता है। क्या होता है? मिनरल्स होता है। और 5% क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल 5% होता है, 45% इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स 45% होता है, 5% ऑर्गेनिक मिनरल्स होता है, और 50% वाटर और एयर होता है। ये सॉइल का कंपोजिशन होता है। ठीक, अब जो ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं? तो क्ले होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स जिसको यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए।
न्यूट्रिएंट्स दो तरह का होता है। देखो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे सॉइल अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनफैक्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी एक बार डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है और माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब जो लार्ज अमाउंट में चाहिए सॉइल को, और माइक्रो मतलब जो छोटे अमाउंट में सॉइल को चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल को, जो ह्यूज अमाउंट में सॉइल को चाहिए। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन, निकिल, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सब जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, तो उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में लिख लो, लिखना चाह रहे हो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो हो जाएंगे, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और जो माइक्रो होंगे, स्मॉल अमाउंट में हो चाहिए, वो जिंक चाहिए सॉइल को, जिंक चाहिए, जिंक चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, कॉपर चाहिए, ठीक है। ये सब जो है स्मॉल अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे सॉइल के। ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में कितने तरह का होता है? अच्छा, माने डेट्रिटस, और तीसरा लिविंग। तीन तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं सॉइल में। एक होता है जो सड़ा गला है, मर गया है, सड़ा गला है, चाहे प्लांट्स के पत्तियां हो गई, ब्रांचेज हो गए, या एनिमल, डेड एनिमल्स हो गए, लेकिन वो पूरी तरह से अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं डेट्रिटस। इसको टर्म यूज करते हैं डेट्रिटस, ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराना मत। डेट्रिटस, डेट्रिटस का मतलब होता है डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सॉइल में होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में। दूसरा होता है ह्यूमस। यही डेट्रिटस जब पूरी तरह से डिकम्पोज होके और पता भी नहीं चले कि ये किसी डेड एनिमल से बने हो, बिल्कुल राख सॉइल की तरह ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमस। और तीसरा जो होता है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जिंदा हैं, जैसे माइक्रोब्स, सॉइल में माइक्रोब्स भी होते हैं, सॉइल में अर्थवर्म भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, क्रैब्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। सॉइल में कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं ये बताओ तुम लोग। चलो हम ऑप्शन देते हैं, इसमें से बताओ कौन कौन है। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। वायरस नहीं होता है, बैक्टीरिया और फंजाई मेन माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर फाउंड इन सॉइल। तीन ऑप्शन दिए थे, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो इसका केवल बैक्टीरिया और फंजाई होता है सॉइल में, ये बात करेंगे अभी हम आगे। ठीक है, तो ह्यूमस हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोब्स हो गए, जो कि बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और थोड़ा जो बड़े होते हैं इंसेक्ट्स, जिसको हम एंट्स हो जाएगा, क्रैब्स हो जाएगा, अर्थवर्म्स हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे। समझ में आ रही बात है? अब मिलने के लिए तुमको एल्गी भी मिल सकता है, प्रोटोजोआ भी मिल सकता है, बट वो परमानेंटली नहीं रहते हैं। परमानेंटली जो सॉइल में जो घर ही अपना बना के हैं, वो बैक्टीरिया, फंजाई हैं केवल। समझे बात को? तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। अब वाटर और एयर जो है मिला के 50% पूरे वॉल्यूम का होता है सॉइल का। वाटर दो तरह का होता है सॉइल में। सॉइल में दो तरह का पानी होता है। अब आप लोग बताओ कौन कौन सा पानी होता है, डिस्कस किया था। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक वाटर। वाटर जो है दो तरह का सॉइल में होता है। एक सॉइल में वाटर होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वाटर, माइक्रोस्कोपिक वाटर। और दूसरा जो पानी होता है उसको बोलते हैं, देखो दोनों पानी ही है, ये नहीं है कि पानी दो तरह का हो गया, पानी एक ही तरह का है पूरे अर्थ पे। ये मत दिमाग में रखना कि ये दोनों अलग अलग तरह के पानी हैं, इनका पर्पस अलग अलग है। माइक्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर। माइक्रोस्कोपिक वाटर वो पानी होता है जिसकी वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं। मतलब मिट्टी में अगर माइक्रोस्कोपिक वाटर नहीं होता तो वो बालू बन जाता। तो बालू और मिट्टी में क्या फर्क है? मिट्टी में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और वो चिपकने के लिए
कोई ना कोई मटेरियल चाहिए जो चिपका के रखे, तो वो माइक्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये पानी को प्लांट जो है यूज नहीं करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में, इनका केवल पानी का काम ही होता है कि सॉइल को चिपका के रखो। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। जो कैपिलरी वाटर होता है वो सॉइल के वेन्स में होते हैं। जैसे सॉइल है अगर, तो सॉइल जो है ऐसे लीनियर वेन्स में होते हैं। तो ये जो पानी होता है, इस पानी को एक्चुअल में जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सक करते हैं और सक करके फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। तो वो पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर एंड माइक्रोस्कोपिक वाटर। देखो ये सॉइल है, ये जमीन यहां से स्टार्ट होता है 1 से 1.5 मीटर तक, 1 से 1.5 मीटर का जो लेयर होता है वो सॉइल का लेयर होता है। उसके बाद रॉक स्टार्ट होता है और रॉक के अंदर का जो पानी होता है सेडिमेंट्री लेयर में, ये होता है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर और सॉइल वाटर में अंतर होता है। ये हुआ ग्राउंड वाटर जो रॉक के नीचे है, और रॉक के ऊपर जो सॉइल होता है इसके अंदर का जो पानी होता है वो होता है सॉइल वाटर। समझ आ रही बात है? तो ये वाटर ऑफ द सॉइल समझ गए कि 2 तरह का होता है। एयर में कौन कौन से गैस होते हैं? मैक्सिमम नाइट्रोजन सबसे ज्यादा सॉइल में होता है। वो वाला नाइट्रोजन नहीं है जो सॉइल जो है नाइट्रेट के रूप में यूज करता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स छिद्र होते हैं। वो छिद्र में पानी और हवा भरी होती है, और वो जो हवा भरी होती है वो मैक्सिमम नाइट्रोजन भरा होता है। नाइट्रोजन को बोलते हैं सॉइल फिलर गैस। ये नाइट्रोजन जो है सॉइल के किसी काम का नहीं है, मतलब ये नाइट्रोजन में काम का है, मतलब न्यूट्रिएंट के रूप में सॉइल यूज नहीं करता है इसको। जो आप बोलते हो कि नाइट्रोजन सॉइल को चाहिए, वो ये वाला नाइट्रोजन नहीं है। जो मिनरल्स में न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो अलग जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। वो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, वो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। वो एक्चुअली में प्लांट्स अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। और यहां पे एयर स्पेसेस में जो भरा होता है वो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये मेजर गैसेस होते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात है? योगेश है क्या उधर? एक पानी जरा रखना। समझ में आ रही बात है? तो ये सॉइल का हो गया, सॉइल एज ए रिसोर्स। ये सब जो भी चीजें है ना, सब पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए तो हम अभी लास्ट में जो 5-7 क्लास करेंगे ना, वो आपके मेंस के लिए होगा, जो करंट इश्यूज होंगे जो इन्वायरमेंट से। कोई भी आप मेंस का पेपर उठा लो यूपीएससी का, कभी भी डायरेक्टली ये सब नहीं पूछता है मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में यही सब पूछता है। तो करंट इश्यूज जो हम लोग और इंस्टीट्यूशनल पार्ट जो करेंगे वो मेंस स्पेसिफिक होगा। अभी जो है सब कुछ पीटी स्पेसिफिक है। इसीलिए जो फैक्ट आप देख रहे हो, ये मत सोचो कि ये फैक्ट्स याद नहीं करना है, नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है इन सब फैक्ट्स को। अब परसेंटेज में आप याद मत करो। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट 0.01 है तो 0.01 ही याद रखो, लेकिन सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि लगभग आधा जो होता है वाटर एयर से बड़ा होता है, ये मालूम होना चाहिए। अब 45%, 5% एग्जैक्टली कहीं पे 40 और 10 दे दिया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेटिव है, मतलब ये समझने के लिए है। वैसे ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, बट फिर भी फैक्ट्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वही पीसीएस में चले जाओ, हरियाणा पीसीएस में, यूपी पीसीएस में खूब पूछेंगे फैक्ट्स। 50, 49, 48, 47 ऐसे दे देंगे 4 ऑप्शन, ठीक है? तो ऐसे भी होता है। अब एनसीईआरटी में 50 लिखा है तो 50 आपका आंसर होगा। तो एबायोटिक इन्वायरमेंट जो था, जो एक ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, यही सब थे। अब बायोटिक इन्वायरमेंट भी होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स के आसपास कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल स्पेसीज, उनसे क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म पे, ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट उसका होगा। अब जैसे सपोज मान लो चिड़िया है, ठीक है? इंसेक्ट्स जो है चिड़िया के लिए एक खाना प्रदान करती है, तो दो इंसेक्ट्स और चिड़िया का जो रिलेशन होगा ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। मतलब चिड़िया का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो इंसेक्ट होगा, जिसको वो खा के अपना सर्वाइवल करती है। और उसी तरह से मान लो सपोज बड़े चिड़िया हो गए, या चलो फ्रॉग ले लो। फ्रॉग जो है इंसेक्ट्स खाता है, तो फ्रॉग के लिए इंसेक्ट्स रिसोर्स हो गए। फ्रॉग को कौन खाता है? सांप खाता है, तो सांप के लिए फ्रॉग रिसोर्स हो गया। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनिजम्स इस इकोसिस्टम में एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई किसी का खाना है, वो खुद किसी और का खाना है। तो इस तरह से फूड चेन बने हुए हैं। तो ये जो फूड चेन और फूड वेब है, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म से।
तो जो रिलेशनशिप होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फीडिंग रिलेशनशिप, एक होता है नॉन फीडिंग रिलेशनशिप। कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कि कोई किसी को खा नहीं रहा है, बस एक दूसरे को दोनों हेल्प कर रहे हैं, जैसे एल्गी और कोरल का ले लो। एल्गी कोरल में ऐसा नहीं है कि कोरल एल्गी को खा जाता है, बस एल्गी का बनाया हुआ खाना खाता है वो। इन दोनों में प्रीडेटर और प्रे वाला रिलेशनशिप नहीं है, आगे हम सब डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को हमको आगे 2-3 क्लास में बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिटेल में डिस्कस करनी है। तो इसीलिए हम यहां पे जस्ट आपको मैं बता दे रहा हूं कि बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो उसका फूड, उसके रिसोर्स के रूप में जो यूज करता है वो रिलेशनशिप, तो वही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट पे आते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होता है। ये कंसेप्ट होता है रेंज ऑफ टॉलरेंस। हर एक ऑर्गेनिजम्स का, उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो एक रेंज ऑफ टॉलरेंस जो होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबके लिए होता है। मतलब हम इंसान हैं, अगर यहां पे अचानक से 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, वी कांट सर्वाइव, नहीं कर सकते सर्वाइव। -120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, वी कांट सर्वाइव। तो हमारा कोई एक टेम्परेचर रेंज होगा जहां कि हम सर्वाइव करेंगे। इनफैक्ट हम इंसानों के लिए वो टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ा है, इसलिए हम जो है राज कर रहे हैं इस अर्थ पे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेंज उनका बहुत कम है, तो थोड़ा भी चेंज होता है तो सबसे पहले एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, चल बसते हैं वो। ठीक, तो ये जो रेंज ऑफ टॉलरेंस कंसेप्ट है, ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स कहां कहां फैला होगा। अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि पूरे अर्थ के एक कोने से दूसरे कोने में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह उपलब्ध है? इंसान। ठीक, ये नॉर्थ अंटार्कटिका में भी चला जाता है, वहां भी एक स्टेशन बना के इंसान जो है रिसर्च कर रहा है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे भी, इक्वेटर पे भी है। बाकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो या तो वो इक्वेटर पे पाया जाएगा, नहीं तो टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा, नहीं तो पोलर में पाया जाएगा, नहीं तो समुद्र में पाया जाएगा, नहीं तो जमीन पे पाया जाएगा। हम ऐसे हैं जो कहीं भी पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है सबसे ज्यादा रेंज है। तो जो ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है, लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा और वो कितना डोमिनेट करेगा, उसकी संख्या कितनी होगी, वो कितना ज्यादा जो है इफेक्टिव होगा इस इन्वायरमेंट में। समझ में आ रही बात है? ये जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, ऐसे डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट ठीक है, उस पे वो कैसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है, आपको अगर पता होगा हर चीज तो आप दिमाग लगा लेंगे। अब रेंज ऑफ टॉलरेंस को मैथमेटिकली इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएंगे इसके एक्स एक्सिस पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बढ़ते चला जा रहा है, जैसे टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया, सब बढ़ते चला जा रहा है। जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो घटते चला जाएगा। और ये जो उसका वाई एक्सिस है, उस पर हम पॉपुलेशन को डिमार्केट करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ किसी भी ऑर्गेनिजम्स। इनका जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो ऐसे एक बेल शेप्ड कर्व जो है शो करती है। इस बेल शेप्ड कर्व में एक जो बीच का रेंज होता है, ये होता है ऑप्टिमम रेंज। ऑप्टिमम रेंज ये एक बन जाता है, सॉरी एक मिनट, देखो ये होता है ऑप्टिमम रेंज, ये होता है जोन ऑफ स्ट्रेस, जोन ऑफ स्ट्रेस, और ये होता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। अभी हम समझाएंगे क्या इसका मतलब होता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। इधर भी एक होता है जोन ऑफ स्ट्रेस और इधर है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। ये सपोज मान लो टेम्परेचर हो गया, ये मान लो हो गया तुमको 40 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। सपोज मान लो ये टेम्परेचर हो गया। कोई ऑर्गेनिजम्स जो है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही रह सकता है, मान सपोज अच्छे से रह सकता है। तो ये जो रेंज होगा इसको बोलेंगे ऑप्टिमल रेंज।
कि ये जो रेंज होगा टेम्परेचर का, ये इसका जोन ऑफ टॉलरेंस हुआ। जोन ऑफ क्या हुआ? टॉलरेंस हुआ। मतलब कि 10 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकता है। और इन दोनों का मीन सपोज मान लो 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। और इस 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोगे घटोगे तो इसकी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो जिस भी अर्थ पे, जिस रीजन पे भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वहां इस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा। अब उससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका पॉपुलेशन घटने लगेगा, उससे टेम्परेचर घटाओगे तो भी पॉपुलेशन घटने लगेगा। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, के रेंज में ऑर्गेनिजम्स जो है कि फिटनेस सही होगी, मतलब कि वो सरवाइव भी करेगा और रिप्रोड्यूस करने की भी क्षमता होगी उसकी। तो वो इसको बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस तब होगा जहां वो सरवाइव भी कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। अगर आप 10 से फिर कम जाते हो -5 तक, और इधर 40 से फिर आगे जाते हो मान लो 45 तक, तो ये दोनों जो जोन है हायर और लोअर साइड में, इसको बोलते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस। जोन ऑफ स्ट्रेस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो करेगा लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। उसकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होगी, फर्टिलिटी जो होगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस। यहां पॉपुलेशन काफी कम हो जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉपुलेशन इनकी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस। और जो इससे भी आप अगर बाहर चले गए, जैसे 45 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिए और इधर -5 से भी घटा दिए, तो ये हो जाएगा जोन ऑफ इनटॉलरेंस, मतलब ऑर्गेनिजम्स यहां सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो यहां इनकी पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कि वो किस कंडीशन में कितना ज्यादा जनसंख्या में रहेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ले सकते हो, इंसान के लिए ले सकते हो, आप स्नेक्स के लिए ले सकते हो, बर्ड्स के लिए ले सकते हो, रेप्टाइल्स के लिए ले सकते हो, इंसेक्ट्स के लिए ले सकते हो। जब भी वो अपने जोन ऑफ टॉलरेंस में होगा, उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, फर्टिलिटी भी हाई होगी। जोन ऑफ स्ट्रेस में होगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, सर्वाइव तो कर जा रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और उससे बाहर जाओगे तो वो पाया ही नहीं जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टॉलरेंस। जिस भी ऑर्गेनिजम्स का रेंज ऑफ टॉलरेंस ज्यादा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे सबसे ज्यादा होता है। मतलब जो भी जानवर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर या सैलिनिटी को सह सकता है वो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा जगह पाया जाएगा। अब कोरल रीफ जो है, कोरल एक तरह का मैरीन ऑर्गेनिज्म होता है कोरल, जिससे कोरल रीफ बनता है। नाम सुने हो आप लोग कोरल का? कोरल का नाम ही नहीं सुने हो? सुने हो, ठीक है। कोरल एक मैरीन ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत सुंदर दिखता है, रंग बिरंगा बिल्कुल, ठीक है। उसको कोरल टूरिस्ट प्रमोट होते हैं। अंडमान निकोबार जाओगे, लक्षद्वीप जाओगे ना, तो समुद्र के अंदर स्क्यूबा डाइविंग होती है जिसमें कोरल्स दिखाए जाते हैं, लोग जो है देखते हैं कोरल्स को। तो कोरल ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि वो जो है 23 डिग्री से 23 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाया जाता है, उसके बाहर नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका जोन ऑफ टॉलरेंस जो है वो बहुत नैरो है। तो जिस भी ऑर्गेनिजम्स का जोन ऑफ टॉलरेंस नैरो होगा वो रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ही पाया जाएगा, उससे बाहर नहीं पाया जाएगा, उससे बाहर लाओगे तो खत्म हो जाएगा। और जिसका जोन ऑफ टॉलरेंस ज्यादा होगा वो मैक्सिमम जगह पे पाया जाएगा। समझे? तो ये जोन ऑफ टॉलरेंस का कंसेप्ट होता है जो डिसाइड करता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स कितनी जगह पे पाया जाएगा, ज्यादातर जगह पे पाया जाएगा कि कम से कम जगह पे पाया जाएगा। क्लियर है? इसके में बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। जोन ऑफ टॉलरेंस से कभी क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा कि ग्राफ बताओ जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है। मतलब अगर कभी पूछ दिया कि रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, जोन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जोन ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो टॉलरेंस रेंज के बाहर वाला होता है, जहां पे कि पॉपुलेशन सर्वाइव तो करेगी लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। उसके बाहर जो है ना सर्वाइव करेगी ना रिप्रोड्यूस करेगी, तो पॉपुलेशन खत्म हो जाता है। तो इसी ग्राफ पे चलता है पूरे ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, गुड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रेंज ऑफ टॉलरेंस का। अब हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो होगा एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन का। ये एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन क्या होता है? क्लास हमने कितने बजे स्टार्ट की थी? 1:30 बजे के बाद। देखो, एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब ये देखना, ध्यान देना
कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स का एक जोन ऑफ टॉलरेंस होता है, जोन ऑफ स्ट्रेस होता है, जोन ऑफ इनटॉलरेंस होता है। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो बिल्कुल हार्श हैं, लेकिन वहां भी ऑर्गेनिजम्स पाया जा रहा है। अब आप जो है बेस्ट जो है 30 डिग्री 25 डिग्री पे बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन आप 0 डिग्री हिल्स में भी जाके और वहां पे भी सरवाइव कर जाते हो, -10 पे भी जाकर सरवाइव कर जाते हो। सियाचिन का टेम्परेचर -40 होता है, द्रास सियाचिन, वहां भी सरवाइव कर रहे हैं हमारे जवान जो हैं। तो क्वेश्चन है कि कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग देयर। या बहुत सारा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे कि डीप वाटर में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब वहां भी वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं। या डेजर्ट कंडीशन है, बिल्कुल पानी नहीं है, हाई हीट है, लेकिन वहां भी प्लांट्स जो है खड़े हैं। कैसे, हाउ। तो इसी कंसेप्ट को हम एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन बोलते हैं। एक्लिमेटाइजेशन या एडेप्टेशन जो कंसेप्ट होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स या एनिमल्स ढल जाते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन। और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सरवाइव करके और इनको इनफैक्ट रिप्रोड्यूस करके वो अपने अपने कम्युनिटी को बनाए रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब जैसे आपको पता है कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। इस रूम में डायरेक्ट सनलाइट है नहीं है, तो ये प्लांट्स कैसे ये ग्रो कर रहा है, अभी ग्रो कर रहा है ना, कल भी देखे थे, परसों भी देखे थे, और 3-4 एक हफ्ते से उसको सनलाइट नहीं मिला, बट स्टिल इट इज ग्रीन। कैसे, तो दिस इज व्हाट, एडेप्टेशन। इस तरह के प्लांट्स एडप्ट कर चुके हैं विदाउट सनलाइट भी रहने के। अब कैसे एडप्ट किए हैं, ऐसा क्या करते हैं, यही सब चीज आपको जानना है। तो एडेप्टेशन कई सारे इन्वायरमेंट में होता है, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए डायरेक्ट सनलाइट चाहिए और हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट चाहिए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो विदाउट सनलाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा ये क्या करते हैं, कौन सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इनके अंदर होता है, कौन सा उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर चुके हैं। यही सब हमें एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। कुछ जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे डेजर्ट के जो भी कैक्टस वगैरह प्लांट्स हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्या उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, यही सब एडेप्टेशन में देखना है। लेकिन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन, दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे कैमल है, कैमल जो है डेजर्ट में 15 दिन 20 दिन बिना पानी पिए जिंदा रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता है वाटर को स्टोर करने के लिए। वो वाटर स्टोर कर लेता है और वाटर स्टोर करके 15-20 दिन बिना पानी का रह जाता है। दिस इज एडेप्टेशन। ये उसका एडेप्टेशन है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम 15-20 दिन रह सकते हैं बिना पानी के, मर जाएंगे। ठीक, अब हमारा ले लो, सपोज मान लो कि आप अंधेरे में हो, अंधेरे में हो, जैसे अचानक से लाइट आपके आंख पे आती है तो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है उस लाइट के लिए अचानक से, तो आप आंख कैसे कर लेते हो, करते हो ना। दिस इज एक्लिमेटाइजेशन। मतलब कि कोई इन्वायरमेंट चेंज से टेम्पोरेली आपने कोई एक्टिविटी किया उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। एडेप्टेशन एक परमानेंट चेंज होता है, एक्लिमेटाइजेशन एक टेम्पोरेरी चेंज होता है। ये शॉर्ट पीरियड चेंज होता है, ये फॉरएवर चेंज होता है। ये इंसान के अपने लाइफ टाइम में ही ये चेंज आपको दिखता है, ये जो है जनरेशन बाय जनरेशन ये चेंज डेवलप होता है। तो यही डिफरेंस होता है एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में। आप जो है अभी पहाड़ पे जाते हो, पहाड़ पे जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि अभी आप कुछ मत काम करो, थोड़े दिन सो। जो भी लोग जाते हैं ना हाई एल्टीट्यूड्स पे, जो हमारे जवान जाते हैं, शुरू में ही उनको बैग पीठ पर टांग के दौड़ाया नहीं जाता है, मर जाएंगे। उनको बोला जाता है कि आप 7 दिन सो, और वो केवल सोए रहते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं। 7 डेज, क्योंकि उनको टाइम दी जाती है वहां के इन्वायरमेंट को एक्लिमेटाइज करने के लिए। और 7 दिन बाद वो उठ के खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं। अगर वो फर्स्ट डे उनको दौड़ाया जाएगा तो दे कांट। आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका SpO2 लेवल होना चाहिए 95+। SpO2 लेवल पता है आप लोग को, कोविड में तो बहुत ज्यादा आप लोग इसको सुना होंगे। ऑक्सीजन लेवल, SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है हमारे बॉडी में। कोविड के टाइम में यही तो हमेशा चेक होता है। ऑक्सीमीटर नहीं सुने, ऑक्सीमीटर से चेक होता है। तो क्या चेक करता है, ये ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। तो 95+ होनी चाहिए। 95 से कम ऑक्सीजन लेवल होता है तो तुरंत लोग पैनिक हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं।
वही आप हाई एल्टीट्यूड लेह लद्दाख में जाओगे और 10 दिन रहने के बाद आप ऑक्सीजन चेक करोगे तो आपका 92 आएगा, 91 आएगा, 90 आएगा। ये क्या है, कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो? यू हैव एक्लिमेटाइज्ड। समझे बात को? तो शॉर्ट टर्म जो है आपके बॉडी में चेंजेज होके और आप जो है किसी कंडीशन से कोऑपरेट कर ले रहे हो, सर्वाइव कर जा रहे हो, दिस इज एक्लिमेटाइजेशन। और वही अगर जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन होता चला जाए और आपके बॉडी में ही चेंज आ जाए परमानेंट, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। अब जैसे कि डेजर्ट स्टॉर्म रीजन में आप जाओगे, जहां स्टॉर्म है, पूरा आ रहा है, तो आप आंख ऐसे कर लोगे धूल से बचने के लिए, कर लेते हो जब धूल पड़ता है, लेकिन फिर जैसा धूल खत्म होता है आपकी आंख सही हो जाती है। मंगोलियन लोगों की परमानेंटली आंख ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो बाई जनरेशन हजारों साल से उसी रीजन में रह रहे हैं और उनको आदत पड़ गई है छोटे छोटे ऐसे में आंख ऐसे करके चलने की, तो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे छोटे आंख के साथ पैदा हो गए। दिस इज व्हाट एडेप्टेशन। हाँ, ये रियल है, इन्वायरमेंट से ये इन्फ्लुएंस। अगर देखोगे ना मॉर्फोलॉजी को कि किसी कोई, अब ट्रॉपिकल रीजन में अफ्रीकन लोग काला क्यों होता है, बस तो वो चीज क्यों है? क्योंकि वो जो सनरेज पड़ रहा है उसको एडेप्ट करने के लिए मेलेनिन जो है सिक्रीट करती है हमारी बॉडी और वो स्किन पे ब्लैकनिंग क्रिएट करता है, क्योंकि उनको सर्वाइव करनी है हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में। जो यूरोपियन लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको मेलेनिन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जो है वहां पे कम है, तो उनकी बॉडी जो है मेलेनिन जो है सिक्रीट नहीं करती है, इसकी वजह से उनका स्किन जो है वो डार्क नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट एडेप्टेशन। कई बार क्या होता है कि हिल्स में जाते हो तो डिटैनिंग, टैनिंग, ये सब प्रॉब्लम होती है, तो ये सब जो है जस्ट एक्लिमेटाइजेशन है। समझ आ रही बात है? लेकिन ये एडेप्टेशन क्या होगा? जब कोई जनरेशन से कहीं एक जगह पर आता है तो उसमें जो चेंजेज आया है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन। एक्लिमेटाइजेशन इज शॉर्ट टर्म चेंज, टेम्पोररी चेंज। एडेप्टेशन इज लॉन्ग टर्म चेंज, जनरेशन बाय जनरेशन ये चेंज हो जाता है और ये परमानेंट चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में। समझ में आ रही बात है? तो ये दो कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम जो है अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से बाहर भी सरवाइव कर लेते हैं और कंफर्टेबली रह लेते हैं। तो दिस टू कंसेप्ट्स, एक्लिमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडेप्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कैसे एडेप्ट कर जाता है, ऐसा क्या करता है प्लांट्स, किस तरह के ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट्स में जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर लेता है। और एनिमल्स के बारे में भी देखेंगे, एनिमल्स जो है डेजर्ट रीजन्स में या फिर फ्रोजन लेक्स में भी कैसे मछलियां जो है एक्टिव रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एडेप्टेशन के अंदर आता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में करेंगे।